नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों हमने शुरू किया था आरएस प्री भर्ती परीक्षा के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था का सिलेबस और आज जो है अपनी 5वीं क्लास है। दोस्तों इस 5वीं क्लास में हम एक नए टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मूल अधिकार। अगर हम सिलेबस की बात करें तो दोस्तों हमने संविधान सभा, भारतीय संविधान की विशेषताएं, संवैधानिक संशोधन, उद्देशिका, ये सभी टॉपिक बड़े अच्छे से पूरे हमने कर लिए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है मूल अधिकार। थोड़ा लंबा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, तो इसकी 3 से 4 क्लासेज हमारी बन सकती है दोस्तों। लेकिन कंटेंट अपने बिल्कुल पूरा पढ़ेंगे, इस तरह से पढ़ेंगे कि क्या आपको कहीं से कुछ और पढ़ने की आवश्यकता न पड़े दोस्तों। तो इतनी अच्छे से, बड़े अच्छे से हम सिलेबस को करने वाले हैं। तो इसी तरह से हमारी वीडियो के साथ में बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखना। और अगर आपको इस कोर्स से लाभ हो रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको इसी तरह की वीडियो आगे भी चाहिए और कोर्स आप पूरा करना चाहते हैं तो चलिएगा शुरू करें क्लास को। जो आज की हमारी क्लास है मूल अधिकार, ये क्लासेज हमारी आधारित है हैंड रिटन नोट्स के ऊपर जो हमारी क्लास में बनाए जाते हैं। तो चलिएगा बिना समय खराब किए चलते हैं अपने पीडीएफ की तरफ और देखते हैं आज की क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ हम बात करेंगे मूल अधिकार के विषय में। तो मूल अधिकार में दोस्तों सबसे पहले हम बात करें कि जो मूल अधिकार है, हमारा मूल अधिकार का टॉपिक है या किसी भी व्यक्ति के जो मूल अधिकार हैं ये हमें संविधान में कहाँ मिलेगा। तो हमें ये याद रखना है कि ये भाग 3 के अंदर दिया हुआ है दोस्तों। भाग 3 है जिसके अंदर हम मूल अधिकार को देख सकते हैं और इस भाग को हमारे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये बात भी आपको बड़े अच्छे से याद रखनी है कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं तो भाग 3 जो है मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। और उसमें है क्या, पढ़ने के लिए हमें क्या मिलेंगे, मूल अधिकार मिलेंगे। भाग 3 के अंदर अनुच्छेद 12 से 35 तक, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है इनमें मूल अधिकार से संबंधित विषयों का प्रावधान किया गया है। अब हम देखें कि ये जो मूल अधिकार जब हम संविधान बना रहे थे, संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया जा रहा था, तो हमारे दिमाग में कहाँ से आया। जैसा कि हम जानते हैं हमने विश्व के अलग अलग संविधानों का गहनता से अध्ययन किया और जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता थी हमने उनकी प्रेरणा वहाँ से ली। तो हम देखें कि मूल अधिकार की जो प्रेरणा है वो हमें कहाँ से मिली है, प्रावधान हमने कहाँ से लिया है। तो ये प्रावधान हमारे संविधान में जो आया है वो आया है दोस्तों अमेरिका से। 1791 का जो अमेरिकी अधिकार पत्र है वहां पर मूल अधिकारों का उल्लेख है, हमने वहीं से इसको लिया है। तो 3 प्रश्न अभी हमारे पास में है कि मूल अधिकार कौन से भाग में है, भाग 3 में, जिसे हम संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। और हमारे संविधान में मूल अधिकारों का जो प्रावधान है वो हमने अमेरिका से लिया है दोस्तों। अब हम बात करें कि मूल अधिकार हम कहते किसको हैं दोस्तों। जैसे हमारे घर में हमारे अधिकार होते हैं, परिवार में अधिकार होते हैं, उसी प्रकार से जो हमारे अधिकार हैं, मूल अधिकार हैं जो हमें संविधान देता है, उनके विषय में अगर हम बात करें मूल अधिकार किसे कहते हैं तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऐसे अधिकार या वे अधिकार जिन्हें नागरिकों को उनके समग्र विकास के लिए संविधान द्वारा प्रदान किया गया हो। तो अगर आपसे पूछा जाए भी मूल अधिकार कौन से अधिकार हैं तो हम इसको कहेंगे कि ऐसे अधिकार जिनसे हमारा समग्र विकास हो सके, वे अधिकार। और वे अधिकार हमें किसने दिए हैं, जब वही अधिकार संविधान के द्वारा दिए गए हैं तो वो मौलिक अधिकार कहलाता है। न केवल हमारे संविधान ने, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, न केवल हमारा भारतीय संविधान हमें मूल अधिकार प्रदान करता है, उनका हनन होने पर उनसे बचाव के लिए उनके उपाय भी प्रदान करता है, यानी हमारे लिए संरक्षण का भी कार्य करता है। तो ऐसे अधिकार मूल अधिकार कहलाते हैं जो नागरिकों को उसके समग्र विकास के लिए किसी संविधान के द्वारा न केवल दिए जाते हैं बल्कि उनका संरक्षण भी उनके द्वारा संविधान के अंतर्गत किया गया है दोस्तों। तो ऐसे अधिकार हमारे मूल अधिकार के नाम से जाने जाते हैं। मुझे उम्मीद है समझ गए होंगे इस बात को। अब हम देखें कि मूल अधिकार क्या है। प्रकृति की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मूल अधिकारों की हम बात करें तो जैसा अभी हमने देखा कि मूल अधिकार हैं वो हमें किसके द्वारा दिए गए हैं दोस्तों, संविधान के द्वारा हमें मूल अधिकार दिए गए हैं। और इसी संविधान में अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन हो तो ये संविधान हमें मूल अधिकारों के प्रति संरक्षण भी प्रदान करता है। और संरक्षण हमें कहाँ मिलेगा, न्यायालय में मिलेगा दोस्तों। तो न्यायालय जब संरक्षण देता है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मूल अधिकार क्या है, वाद योग्य हैं। अगर मूल अधिकारों का हनन होता है तो हम उसके विरुद्ध कोर्ट में जा सकते हैं दोस्तों।
अब हम कहें कि मूल अधिकार किसके विरुद्ध, हमारे परिवार के विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध, व्यक्ति के, तो देखिएगा मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध भी हमें प्राप्त होते हैं और किसी व्यक्ति के विरुद्ध भी हमें प्राप्त होते हैं। आगे एक एक चीज हम बड़े अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। जैसे अनुच्छेद 17 है, अस्पृश्यता व्यक्ति के विरुद्ध होती है, वहां पर राज्य तो आपको अस्पृश्य करने के लिए, अस्पृश्यता के लिए आता नहीं है, वहां पर किसी व्यक्ति के लिए होगा। तो ये राज्य के विरुद्ध भी हो सकता है और व्यक्ति के विरुद्ध भी हो सकता है। अब हम कहेंगे कि क्या मूल अधिकार असीमित है या सीमित है, तो मूल अधिकार सीमित मानते हैं क्योंकि युक्ति युक्त उनके ऊपर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मूल अधिकार अगर किसी को दिया गया है तो फिर वो कुछ भी करेगा। अगर किसी व्यक्ति को अपने मूल अधिकारों का उपयोग करने से समाज की एकता, अखंडता या किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है किसी अन्य को, तो उनके ऊपर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसलिए हमेशा कहेंगे कि मूल अधिकार जो है वो असीमित नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर हम कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं। और क्या मूल अधिकार संशोधनीय है या नहीं, तो मूल अधिकारों में भी संशोधन किया जा सकता है। अनुच्छेद 368 में इसके विषय में दिया गया है। जो अनुच्छेद 368 है वो संविधान के संशोधन का विषय है और संविधान का ही भाग है मूल अधिकार, तो मूल अधिकारों में संसद संशोधन कर सकती है कानून के माध्यम से। अब हम थोड़ा सा मूल अधिकारों के इतिहास की बात करें तो देखें कि मूल अधिकारों के विश्व में जननी कौन रही है, तो वो रही है ब्रिटेन। ब्रिटेन है जिसे मूल अधिकारों की जननी माना जाता है। सर्वप्रथम अगर हम बात करें 1215 ईस्वी की, तो ब्रिटेन में किंग जॉन, ब्रिटेन में जो किंग जॉन था उसके द्वारा नागरिकों के अधिकारों के लिए एक अधिकार पत्र जारी किया गया था जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया। तो मैग्ना कार्टा कानून यही कहलाया था जो 1215 में ब्रिटेन लेकर के आया था, उनके राजा किंग जॉन लाए थे दोस्तों। और हमारे संविधान में इसी आधार पर जो भाग 3 है, हमारे संविधान का भाग 3 है, उसे हम संविधान का मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं। तो जे अगर हम कहें जननी कौन है, ध्यान दीजिएगा शब्दों पर, तो जननी तो है ब्रिटेन, लेकिन आपसे पूछा जाए कि मूल अधिकारों का जनन कौन है, जनक कौन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यूएसए। किस लिए हो जाएगा, क्योंकि 1791 में यूएसए ने अपने नागरिकों को मूल अधिकार संविधान के द्वारा प्रदान किए थे दोस्तों। तो ब्रिटेन ने कानून के द्वारा दिए, लेकिन संवैधानिक जो उल्लेख है वो हमें 1791 के अमेरिका के संविधान में मिलते हैं। तो इसलिए मूल अधिकारों का विश्व में जनक यूएसए को मानते हैं, लेकिन जननी जो है वो हम किसको मानते हैं, ब्रिटेन को ही मानते हैं। अब हम देखें कि भारत में जो मूल अधिकारों की मांग आई है वो कहाँ से आई है, तो सबसे पहले 1895, जैसे हमने संविधान में भी देखा था, तो संविधान की मांग आई थी, उसी प्रकार से तिलक के द्वारा ही स्वराज्य विधेयक के अंदर मूल अधिकारों की बात भी की गई थी दोस्तों। उसके बाद में 1915 में एनी बेसेंट जब होम रूल आंदोलन चला रही थी, तो उसके अंतर्गत भी इसके विषय में बात की गई थी। 1928 में जब नेहरू रिपोर्ट आती है ना, जब बर्कन साहब ने हमें चैलेंज किया था कि आप संविधान बना करके दिखाएं, जब साइमन रिपोर्ट फेल हो गई उसके बाद में, जब 1928 में ये नेहरू रिपोर्ट आई थी, तो उसके अंदर भी मूल अधिकारों के विषय में बात की गई थी। अगर हम देखें कि इसके विषय में जवाहरलाल नेहरू का नाम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि मुख्य रूप से जो मांग है इन्हीं के द्वारा उठाई गई, इनके द्वारा ही मूल अधिकारों का प्रारूप भी तैयार किया गया था, और यही हैं जो मूल अधिकारों को संविधान की अंतरात्मा कहते हैं दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान की अंतरात्मा किसे कहा जाता है, तो मूल अधिकारों को कहा जाता है। किसने कहा है, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। इन्होंने मूल अधिकारों का प्रारूप भी तैयार किया था। 1931 के अंदर कराची अधिवेशन के अंदर पटेल ने इसके विषय में मांग रखी थी। और संविधान सभा में अगर हम बात करें तो संविधान सभा में मूल अधिकारों से संबंधित 2 समितियां थी, एक तो थी मुख्य समिति और एक थी उप समिति। तो मूल अधिकार समिति और अल्पसंख्यकों की समिति के अंदर जिसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे, उनके द्वारा इसकी बात की गई, और उप समिति में थे जेबी कृपलानी, उन्हीं की अनुशंसा पर जो है हमारे संविधान के अंदर मूल अधिकारों को शामिल किया गया था दोस्तों। इसके बाद में हम देखें कुछ और इम्पोर्टेंट बातें, तो मूल अधिकारों का जो रक्षक है या अभिभावक है किसे माना गया है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों है दोस्तों। अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है, व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन होता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट में भी डायरेक्ट जा सकते हैं दोस्तों। तो हमने कहा भी मूल अधिकारों का रक्षक या अभिभावक कौन है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है।
तो उल्लंघन करने पर, यदि राज्य के द्वारा मूल अधिकारों का उल्लंघन किया जा सकता है तो हम अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और अनुच्छेद 226 के तहत हम हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं दोस्तों। दोनों में जाएं और दोनों के पास में अधिकार है, मूल अधिकारों से संबंधित 5 प्रकार की जो है वो रिट जारी कर सकता है। 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार है। ये रिट कौन सी है हम बात करेंगे अनुच्छेद 32 जब तक वहां पहुंचेंगे, उसके विषय में तब बात करेंगे। अभी आप सिर्फ ये देखिएगा कि मूल अधिकारों का रक्षक अभिभावक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को कहा जाता है, क्योंकि मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 32 के तहत हमें अधिकार है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर के बात करें, जिसमें अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ऐसे अधिकार 226 के द्वारा जो है हाई कोर्ट को भी दिए गए हैं। ये भी हमने देखा था कि मूल अधिकार किसके विरुद्ध है, व्यक्ति और राज्य के विरुद्ध। यानी कोई व्यक्ति या राज्य जो है वो मूल अधिकारों का हनन करता है तो इसके विरुद्ध जो है हमें संरक्षण प्रदान करते हैं। अब हम देखें कि व्यक्ति के विरुद्ध अधिकार कौन से हैं, तो अनुच्छेद 15(2), 17, 23 और 24 ये हमें किसके विरुद्ध प्राप्त होते हैं, व्यक्तियों के विरुद्ध। अभी खाली इसको याद रख लीजिएगा एक बार, 15, 17, 23 और 24, 15, 17, 23, 24, 15, 17, 23, 24, 23, 24 तो आपको वैसे ही याद रह जाएगा, 17 और 15, 17 तो आपको याद ही होगा, अस्पृश्यता वाला है दोस्तों, रह जाएगा आराम से याद। इन चारों को छोड़ करके बाकी जो बच्चे वो सारे के सारे किसके विरुद्ध प्राप्त होते हैं, हमें राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। अब ये जो हमारे मूल अधिकार हैं उनमें से कुछ अधिकार तो सभी नागरिकों को प्राप्त हैं, केवल नागरिकों को प्राप्त है, और कुछ अधिकार जो है हमारे विदेशियों को भी प्राप्त है। भी कोई विदेशी भारत में आया हुआ है, रह रहा है, तो क्या उसके कोई मूल अधिकार है या नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन कुछ जो है वो हमारे केवल और केवल भारतीय नागरिकों को है, बाकियों को नहीं है। अगर हम बात करें केवल नागरिकों को, मतलब यहाँ पर भारतीय नागरिक से ही है मूल अधिकार 15, 16, 19, 29 और 30, 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 अनुच्छेद जो हैं, ये 5 अधिकार जो हैं वो केवल और केवल नागरिकों को प्राप्त हैं। आगे बिल्कुल हम एक एक चीज को समझने वाले हैं, अभी सिर्फ आप इतना याद कीजिएगा, 15, 16, 19, 29 और 30, 15, 16, 19, 29, 30 ये 5 मूल अधिकार हैं जो केवल नागरिकों को मिलते हैं दोस्तों। अब ऐसे अधिकार जो भारत और भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है, तो बाकी के रह गए ना, 14 है, 20, 21, 22 और 25, 26, 27, 28 और 32 ये सारे के सारे हो गए दोस्तों। वे मूल अधिकार जो दंडनीय हैं, जिनके विषय में दंड का प्रावधान है ना, तो दंड का प्रावधान 17 के विषय में है, 23 के विषय में है और 24 के विषय में। वे मूल अधिकार जिनके अंदर दंड का भी प्रावधान किया गया है, जिनका हनन होने पर, तो 17, 23 और 24 है, जैसे कि एस 17 में दिया गया है। कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो राष्ट्रीय आपात में भी निलंबित नहीं होते, जैसा हमने कहा ना कि मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, कोई देश में आपदा आ गई, कोई राष्ट्रीय आपात लगा हुआ तो निलंबित किए जा सकते हैं। लेकिन कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं, जीवन जीने का अधिकार जो आते हैं हमारे 20 और 21 के अंतर्गत, इनको जो है कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसे मूल अधिकार जो राष्ट्रीय आपात में भी निलंबित नहीं होते, तो वो है 20 और 21। इसके बाद में दोस्तों हम बात करें कि जब भी मान लीजिए कि राष्ट्रीय आपात लगा हुआ है तो उसका मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। यदि हम बात करें अनुच्छेद 358 के अंतर्गत, तो 358 है अनुच्छेद 19 के विषय में। अगर देखिएगा बाहर से युद्ध हुआ है या बाह्य आक्रमण हुआ है, युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में अनुच्छेद 19 स्वतः ही निलंबित हो जाएगा, लेकिन अगर आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के कारण लगा हो तो निलंबित नहीं होगा। अनुच्छेद 19 ये 358 में कहा गया। 358 क्या कहता है कि युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति पर स्वतः ही अनुच्छेद 19 जो है वो निलंबित हो जाएगा, लेकिन सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में ये निलंबित नहीं होगा दोस्तों। 359 कहता है कि राष्ट्रीय आपात के समय राष्ट्रपति 20 और 21 को छोड़ के सभी मूल अधिकारों को रद्द किया जा सकता है। ये भी हमने डिस्कस भी किया है, आर्टिकल यहाँ हमने देख लिया। तो हम के भी मूल अधिकार और कानूनी अधिकार, तो फिर दोनों में अंतर क्या है, तो यहाँ हमने मूल अधिकारों को लिखा है और यहाँ हमने कानूनी अधिकारों को। तो सबसे पहले तो ये देखिएगा, मूल अधिकार जो हैं वो हमें राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, कानूनी अधिकार हमें राज्य के विरुद्ध प्राप्त नहीं, किसी व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध अपने ले सकते हैं। मूल अधिकारों में अगर हमें परिवर्तन करना है तो हमें संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, लेकिन कानूनी अधिकार में संविधान संशोधन 368 की जरूरत नहीं है, किसी साधारण विधि के द्वारा भी हम परिवर्तन कर सकते हैं।
अगर मूल अधिकारों का हनन है तो सीधे सीधे हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन अगर कानूनी अधिकार का अतिक्रमण हुआ है तो हम सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते दोस्तों, है ना। कोई सामान्य मामला है तो हम सुप्रीम कोर्ट में थोड़े ना चले जाएंगे, पहले अधीनस्थ में जाएगा, फिर हाई में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा अपील करने पर। लेकिन अगर आपके मूल अधिकार का हनन हुआ है तो आप सीधे के सीधे कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं दोस्तों। अब हम बात करें अनुच्छेद 12 के विषय में, तो दोस्तों अनुच्छेद 12 के अंदर क्या दी गई है, राज्य की परिभाषा। किसके संदर्भ में, मूल अधिकारों के विषय में राज्य की जो है परिभाषा हमें दी गई है। तो 12 के अंदर जब हम राज्य की बात करते हैं तो यहाँ जैसे राजस्थान स्टेट है, यूपी स्टेट है, वैसे भौगोलिक सीमा वाले किसी स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं। राज्य को हम यहाँ पर एक संस्था के रूप में देखते हैं जो मूल अधिकारों का हनन कर सकता है। तो अनुच्छेद 12 में जिस राज्य की बात कर रहे हैं वो राजस्थान और जो हमारे राज्य हैं 28 राज्य, वो वाली बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ बात कर रहे हैं संस्था के रूप में। तो यहाँ राज्य की परिभाषा में देखें तो अनुच्छेद 12 के अंदर भी है, 36 में भी है और 152 में भी है। तो अनुच्छेद 12 के अंदर जो मूल अधिकारों की बात की गई है भाग 3 के अंदर मूल अधिकारों के विषय में है। अनुच्छेद 36 में जो राज्य है वो नीति निर्देशक तत्वों में परिभाषा है, और राज्य सरकार के विषय में जो कहा गया है वो 152 के अंदर राज्य की परिभाषा दी गई है दोस्तों। अब अनुच्छेद 12 के अंतर्गत हम बात करें भी राज्य में कौन कौन सी चीजें शामिल होगी, तो भारतीय सरकार और संसद यानी लोकसभा, राज्यसभा, संसद जो हमारी है, राष्ट्रपति, ये सभी राज्य हैं। अब देखो ये भौगोलिक सीमा वाला राज्य तो नहीं है ना, तो फिर कौन सा राज्य है, संस्था के रूप में जो हमारे नियम या कानून के द्वारा हमारे मूल अधिकारों का हनन कर सकता है। राज्य सरकार के विधानमंडल आ गए, अब उसमें विधानसभा विधान परिषद दोनों ही आ जाएंगे। फिर इसी में देखिएगा स्थानीय निकाय भी आ गए, जैसे पंचायती राज, नगर पालिका, महानगर, छावनी बोर्ड और जो जिला बोर्ड है वो सारे के सारे हमारे इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। इसके अलावा देखिएगा अगर हम बात करें वे प्राधिकारी, ये भी स्टेट में ही आते हैं, ऐसे प्राधिकारी जिन्हें संविधान या विधि के द्वारा हमें नियम या कानून बनाने का, आदेश देने का, अधिसूचना जारी करने का अधिकार दे दिया, वे सभी स्टेट हैं। तो यहाँ एक बार फिर से देखिएगा जिस स्टेट के विषय में हम बात कर रहे हैं वो स्टेट, ये जो स्टेट की परिभाषा जब हम बार बार पढ़ेंगे कि मूल अधिकार हमें राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, तब यहाँ बात किसी राजस्थान राज्य के विरुद्ध, वहाँ भौगोलिक सीमा वाला राज्य की बात नहीं कर रहे हैं अपनी, यहाँ हम बात कर रहे हैं एक संस्था के रूप में, जिसमें कौन कौन सा आएगा, तो भारत सरकार संसद आ जाएगी, राज्य सरकार आ जाएगी, विधानमंडल आ जाएगा, स्थानीय निकाय आ जाएंगे, प्राधिकारी आ जाएंगे, वे प्राधिकारी जिन्हें क्या है नियम या कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है दोस्तों, ये तो आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा देखिएगा दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, पीएसयू, प्राइवेट सेक्टर जो उद्योग हमारे रह गए वो है, जैसे सेल हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो लिमिटेड है वो रह गया, ओएनजीसी रह गया, जो हमारी सरकारी उपक्रम है दोस्तों। यानी ये मान लीजिएगा सिंपल सी अगर उलझ जाए तो आप इस चीज को याद रखिएगा, जहां किसी भी संस्था का, किसी भी व्यक्ति का लेना देना सरकार के साथ में उसकी मोहर का यूज कर सकता है, सरकारी नाम जुड़ा हुआ है ना, वो सभी सरकार के अंतर्गत आएंगी। इसके अलावा देखो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कुछ वाद हुए, उनके अंदर भी समय समय पर कुछ संस्थाएं हैं जिन्हें राज्य घोषित किया गया है। अब इसमें सभी विश्वविद्यालय आ गए, एफसीआई आ गया, यूपीपीएससी आ गया, यूपीएससी आ गया, और ओएनजीसी, बीसीसीआई, बीएसएनएल, एलआईसी, ये सारे सरकारी उपक्रम रह गए ना, रेलवे बोर्ड है, भारतीय विमानपत्तन है, ये सारे राज्य हैं जिसमें किसी कहीं ना कहीं स्टेट सरकार का लेना देना है दोस्तों। अब आगे हम बात करें अनुच्छेद 13 के विषय में, तो दोस्तों अनुच्छेद 12 आपको याद रहेगा, 12 में क्या था हमने पढ़ा था, 12 में राज्य की परिभाषा मूल अधिकारों के संबंध में। आर्टिकल 13 की अगर हम बात करें तो मूल अधिकारों से असंगत विधियों के विषय में यहाँ पर बात की गई है, और अनुच्छेद 13 को क्या कहा गया है, मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच मानते हैं अपने, क्या कहते हैं, सुरक्षा कवच। और इस अधिकार के द्वारा, इस अनुच्छेद के द्वारा 13 के द्वारा जो है न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाया गया है। यहाँ बहुत सारे अधिकार इसके द्वारा इसको प्राप्त होते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 13 के द्वारा जो है न्यायालय को अधिकार दिया गया है कि वह राज्य के द्वारा निर्मित कोई भी ऐसी विधि हो उसको अवैध घोषित कर सकती है जो मूल अधिकारों से असंगत हो। यानी इसको देखिएगा क्या कहा गया है, अनुच्छेद 12 जहां राज्य की परिभाषा बता रहा था, अनुच्छेद 13 किसके विषय में है कि अगर राज्य जो है किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन करने वाली कोई विधि बना देता है, संसद के पास है अधिकार नियम या कानून बनाने का, पीछे जो हमने संस्थाएं देखी वो सारी कोई ना कोई नियम या विधि बना सकती है, तो ऐसी कोई विधि या ऐसा कोई नियम बनाया जिससे किसी व्यक्ति का मूल अधिकार का हनन हो रहा है, तो न्यायालय को अनुच्छेद 13 ये अधिकार देता है
कि वो उसे अवैध घोषित कर सकता है, ऐसी विधि को अवैध घोषित कर सकता है जो मूल अधिकारों को देखिए निलंबित करती है या उनसे असंगत होती है। एक तरह से देखें, जब हम न्यायिक पुनरावलोकन की बात करते हैं तो उसकी अभिव्यक्ति हमें इसी से प्राप्त होती है, अनुच्छेद 13 से ही प्राप्त होती है। वैसे कहीं स्पष्ट रूप से ये शब्द नहीं है। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब आप सीधा से ये रखिएगा कि संसद को कानून बनाने का अधिकार है, संसद ने कोई कानून या नियम बना दिया, अब वो नियम किसी मूल अधिकार का हनन कर रहा है या नहीं, सही है या गलत, तो इसका जो है आकलन करने का, उसका अवलोकन करने का, पुनः अवलोकन करने का अधिकार जो है वो न्यायालय के पास में है। तो न्यायालय के इसी अधिकार की शक्ति को ही हम क्या कहते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन के नाम से जानते हैं। ये जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है, अनुच्छेद 13 है, वो संविधान लागू होने से पहले की और पश्चात की दोनों विधियों पर लागू होता है। जब भारत आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, उससे पहले की कोई विधि है और उसके बाद की कोई विधि है, उन दोनों का ही न्यायिक पुनरावलोकन करने की ताकत हमारे सर्वोच्च न्यायालय के पास में है, यदि बशर्ते बस इतना है कि वो मूल अधिकारों से असंगत हो। ये हमारा कहता है आर्टिकल नंबर 13। अब आर्टिकल 13 के अंदर कुछ सिद्धांत आते हैं, उनकी बात करें। 13(1) में आच्छादन का सिद्धांत स्पष्ट नहीं है, लेकिन हमें वहां से इस तरह के उल्लेख मिलते हैं, या यूं कहें ये इनकी भावना है। 13(2) की बात करें, पृथक्करण का सिद्धांत है। 13(3) में विधि की परिभाषा है। हमने राज्य का तो देखा और हमने ये कहा भी राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों का हनन करती हो, तो फिर विधि कौन सी, उसकी बात भी यहाँ पर की गई है। और 13(4) के अंदर है मूल अधिकारों में संशोधन के विषय में बात की गई है। सिद्धांतों की बात करें तो सबसे पहले देखिए 13(1) क्या कह रहा है, आच्छादन का सिद्धांत, इसे हम ग्रहण का सिद्धांत भी कहते हैं दोस्तों। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो आच्छादन का नियम है ये लागू होता है संविधान लागू होने से पूर्व की विधियों पर। इस लाइन को विशेषतः ध्यान दीजिएगा। आच्छादन मतलब संविधान लागू होने से पूर्व। संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950, उससे पहले का कोई विधि है, कोई कानून है, यदि वो कानून हमारे आज के मूल अधिकार से टकराता है तो हम किसको प्राथमिकता देंगे, उस पुराने वाले विधि को देंगे जो संविधान लागू से पहले की है, या मूल अधिकारों के देंगे। तो बिल्कुल हमें प्राथमिकता देनी है मूल अधिकारों की। इसको इस तरह से समझिएगा कि यानी कोई ऐसी विधि है जो 26 जनवरी 1950 से पहले की है और वो हमारे मूल अधिकारों से असंगत है, यानी मूल अधिकारों को हनन कर रही है, तो हम प्राथमिकता किसको देंगे, उस विधि को देंगे या फिर मूल अधिकारों। तो हमें मूल अधिकारों की ही प्राथमिकता को रखना है, यानी मूल अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, चाहे कोई विधि पीछे रहती है तो भले ही रह जाए। या हम यूं कहें कि संविधान लागू होने से पूर्व की विधियां शून्य या निरसित हो जाएंगी यदि वो किसी मूल अधिकार के विरुद्ध हो, मूल अधिकार का हनन करती हो। तो ये जो सिद्धांत हमारा अनुच्छेद 13(1) के द्वारा स्पष्ट होता है, जिसे हम आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत के नाम से जानते हैं दोस्तों। अब हम कहें अनुच्छेद 13(2) के तहत हम देखते हैं पृथक्करण का सिद्धांत। अब ये क्या कहता है, जैसे मान लीजिएगा राज्य ने कोई कानून बनाया, ये अब ये सारा कानून तो कोई मूल अधिकारों से असंगत नहीं, ये इतना जो भाग है ये मूल अधिकारों से असंगत है, तो हमें पूरा कानून रद्द करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस क्लोज को हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे। तो इस मतलब पृथक्करण करना, अलग करना, हमें इसी को छांट करके क्या कर देना है, अलग कर देना है, ये कहलाता है पृथक्करण का सिद्धांत। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि राज्य द्वारा निर्मित विधि का कोई भाग, यानी पूरी विधि अगर है तो फिर सारी जानी है, लेकिन मान लीजिएगा 20 उसमें पैराग्राफ है या 20 नियम है, तो 20 में से कोई 2 लाइनें हैं या 2 नियम हैं जो मूल अधिकारों से असंगत है, तो हमें 2 को हटाना है, हमें पूरे कानून को रद्द करने की आवश्यकता नहीं है। यही यहाँ कहा गया है कि उसका कोई भाग मूल अधिकारों से असंगत है तो न्यायालय केवल उसी भाग को अवैध घोषित करे, न कि संपूर्ण विधि को ही वो क्या कर दे, रद्द कर दे। तो न्यायालय द्वारा केवल मूल विधि के असंगत भाग को ही पृथक करना है, बाकी सबको नहीं करना है। 13(3) में हमें क्या दिया गया है, विधि की परिभाषा, यानी किस विधि की बात कर रहे हैं। हमने कहा राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों के विरुद्ध हो, हम किस विधि की बात करें। हम जब बात करते हैं कि पृथक्करण के अंदर, आच्छादन के अंदर के संविधान लागू होने से पहले की कोई विधि है वो मूल अधिकारों से असंगत है तो उसका ग्रहण लग जाएगा, यानी वो काम नहीं करेगी। तो हम कौन सी विधि की बात कर रहे हैं, तो विधि का मतलब यहाँ पर है हमारी संसद और विधानमंडल के द्वारा बनाया गया कोई भी कानून, नंबर 1। दूसरा, राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया गया कोई अध्यादेश हो सकता है। सरकार की जो भी अधिसूचना है, नियम है, विनियम है, आदेश है, कानून है, सब रूढ़ियाँ, ये सब के सब क्या है दोस्तों, विधि है। इसके अलावा दोस्तों परंपरागत अगर हमारी कोई प्रथा है, कोई हमारी रूढ़ियाँ हैं,
जो नियम संविधान में तो नहीं है लेकिन रूढ़ियां हैं, कोई परंपराएं चली हुई आ रही हैं, सदियों से चली आ रही हैं, अगर वो भी हमारे किसी मूल अधिकार का हनन करते हैं तो वो भी रद्द हो जाएंगी। और ये सभी क्या है, विधि है, क्योंकि इनके अनुसार अपने काम कर रही हैं दोस्तों। 13(4) में जो कहा गया है वो है मूल अधिकारों में संशोधन। मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है संसद के द्वारा, और किसके माध्यम से, विशेष बहुमत के माध्यम से ही हो सकता है। मूल संविधान में ये नहीं था। 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा इसको जोड़ा गया कि मूल अधिकारों में अगर हमें संशोधन करना है तो हमें विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी। पहले ये नहीं था, साधारण से करना चाहे तो एक अलग बात थी, लेकिन इसके बाद में जो है विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत का मतलब जितने सदस्य हैं उनका बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 होना चाहिए। अब इसमें एक और सिद्धांत आता है हमारा अधित्याग का सिद्धांत। अधित्याग का सिद्धांत ये कहता है यदि कोई नागरिक ऐसा कहता है कि मैं स्वेच्छा से अपने मूल अधिकारों को परित्याग करता हूँ, मुझे नहीं चाहिए, तो हम ऐसा भी नहीं कर सकते। यानी स्वेच्छा से कोई नागरिक अपने मूल अधिकारों का भी परित्याग नहीं कर सकेगा दोस्तों। ये कहा गया किसके अंदर, अधित्याग के अंतर्गत। तो हमने दोस्तों देखा अनुच्छेद 12 और हमने देखा अनुच्छेद 13। 12 के अंदर किसकी परिभाषा थी दोस्तों, 12 के अंदर हमने देखी राज्य की परिभाषा, और 13 के अंदर हमने देखी जो है वो असंगत विधियां देखी, है ना, मूल अधिकारों से संबंधित असंगत विधियां देखी, और उनसे संबंधित जो भी हमारे कानून थे, नियम थे, उनके विषय में हमने बात की। जहां पर हमारे सामने क्या क्या आता है, हमारे सामने आता है यहाँ पर आच्छादन का सिद्धांत, पृथक्करण का सिद्धांत, विधि की परिभाषा, मूल अधिकारों में संशोधन, और एक लास्ट हमने देखा था कि कोई भी व्यक्ति जो है वो जानबूझ करके खुद जो है वो अधित्याग नहीं कर सकता है। अधित्याग का सिद्धांत हमने देखा था दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मुझे उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी, आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। कल से अपने मूल अधिकारों पे आ जाएंगे। अभी हमने जो मूल अधिकार 12 से 35 तक तो हैं, लेकिन 14 से शुरू होते हैं, 12 में और 13 में अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं दोस्तों। बड़े अच्छे से हमने इसको देखा है। मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद में कुछ और पढ़ने की आवश्यकता है। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालें, प्रैक्टिस करें, बिल्कुल आपको लाभ होगा। ये नोट्स जल्दी ही आपको पीडीएफ फॉर्मेट के रूप में आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा दोस्तों। वहाँ से आप इनको डाउनलोड करके पढ़ सकेंगे, प्रिंट निकाल सकेंगे, जैसी आपकी इच्छा हो आप वैसे सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। बिल्कुल हम अच्छे से पूरा सिलेबस करेंगे। बाकी सब्जेक्ट का भी 1-2 दिन में क्लासेज जो है वो अपनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और नई जानकारी के साथ और एक नए टॉपिक के साथ जो हमारा मूल अधिकार ही है, समानता के अधिकार, बाकी अधिकार कानून के विषय में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।